नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक प्रभाव, उससे संबंधित जो है यह हमारा चौथा वीडियो है, यानी कि पार्ट 4 है। इसके पहले इस टॉपिक से संबंधित हमने पार्ट 3 जो है हमने अपलोड कर दिया गए हैं, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 से रिलेटेड जो वीडियो है हमने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो उन्हें भी अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को जो है आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा ऐप निश्चय एग्जाम ऐप जो है डाउनलोड करना होगा और यह जो है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद इसकी पीडीएफ भी जो है आप ऐप पर जाकर ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और इस टॉपिक के जो पार्ट 4 है उसके। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है प्रदेश के किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है सीहोर, मंदसौर, होशंगाबाद या रीवा। तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ जो है आपकी स्थित है। आइए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और एकमात्र हिल स्टेशन धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आने वाला पर्यटन स्थल पंचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ चोटी की बात करें कि इसकी कुल ऊंचाई कितनी है तो 1350 मीटर जो है ये आपकी ऊंची है और यह जो है सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में जो है आपकी स्थित है। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आपकी मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है यह मध्य प्रदेश की किन पहाड़ियों में स्थित है। तो सतपुड़ा श्रेणी की जो महादेव पहाड़ियां है वहां पर यह आपकी स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। चार ऑप्शन है सिद्ध बाबा, राला मंडल या सिगार या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर सही राइट आंसर बनता है। सिगार जो है मालवा के पठार की आपकी सबसे ऊंची चोटी है। सिद्ध बाबा की चोटी की बात करें तो यह जो है आपके बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है। और राला मंडल जो कि आपका एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि इंदौर जिले के अंतर्गत आता है। इससे जुड़ी कुछ जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। तो मालवा पठार का सबसे ऊंचा शिखर शिखर जो है आपका सिगार है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 881 मीटर जो है आपका ऊंचा है। सिगार चोटी महू के दक्षिण में स्थित है तथा मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जाना पाऊ है जिसकी ऊंचाई 854 मीटर है तथा तीसरी ऊंची चोटी गजरी है जिसकी ऊंचाई आपकी 810 मीटर है। तो यह मालवा के पठार की तीनों प्रमुख चोटियां आपको यहाँ पर बता दी गई है। सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है तो यह है आपकी सिगार चोटी या सिगार सिगार शिखर जो है आपका सबसे ऊंचा है और इसकी जो ऊंचाई है 881 मीटर है। वहीं दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वह है आपके जाना पाओ और इसकी ऊंचाई 854 मीटर है। और तीसरी सबसे ऊंची चोटी मालवा के पठार की गजरी चोटी है और इसकी ऊंचाई आपकी 810 मीटर है। तो तीनों यहाँ पर आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन है मालवा, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड या अंगारा। तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन सी बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के नाम से जो है मध्य प्रदेश के उत्तर में जो उपजाऊ घाटी है वो रोलिंग पहाड़ियाँ है उनको इस नाम से जाना जाता है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। बुंदेलखंड जो है मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश के उत्तर में उपजाऊ घाटी और रोलिंग पहाड़ियों से घिरा बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में भी है। वर्तमान भौतिक शोधों के आधार पर बुंदेलखंड को एक भौतिक क्षेत्र घोषित किया गया है और इसकी सीमाएं इस प्रकार आधारित की गई है। वह क्षेत्र जो उत्तर में यमुना, दक्षिण में विंध्य प्लेटों की श्रेणियां, उत्तर पश्चिम में चंबल और दक्षिण पूर्व में पन्ना अजयगढ़ श्रेणियों से घिरा हुआ है, इसे जो है बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार जो है बुंदेलखंड की जो है सीमा का निर्धारण भी आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चार ऑप्शन है मिकाई श्रेणी, गुडविल चोटी, बेल चोटी या कास्केड चोटी। तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है गुडविल चोटी जो है विंध्य श्रेणी की आपके सबसे ऊंची चोटी है। देख लेते हैं इससे जुड़ी जानकारी। दिए गए विकल्पों में से मध्य विंध्य श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर या जिसे गुडविल चोटी के नाम से भी आपका जाना जाता है, जो कि आपके समुद्र तल से 2467 फुट यानी कि 772 मीटर ऊपर स्थित है। गुडविल चोटी को कल कुमार शिखर एवं कालबे शिखर के नाम से भी आपका जाना जाता है। यह जो है मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सिंगराईपुर के निकट आपकी स्थित है, जो कि भांडेर या पन्ना पहाड़ियों के रूप में भी इसे जाना जाता है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार विंध्याओं में अमरकंटक शामिल है, लेकिन आज यह केवल मेकार रेंज का ही हिस्सा माना जाता है, जिसे सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार आपका माना जाता है। तो यह थे इस क्वेश्चन की डिटेल। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। चंबल बेसिन में सबसे उत्तरी जिला आपका कौन सा है। तो यह है
आपका मुरैना जिला। मुरैना जिला मध्य प्रदेश का भी सबसे उत्तरी जिला है। साथ ही चंबल बेसिन में भी सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो यह आपका मुरैना जिला है। मुरैना जो है चंबल बेसिन का सबसे उत्तरी जिला है। चंबल नदी अपने विस्तृत बीहड़ भूमि खड्ड के लिए प्रसिद्ध है, जो यह नदी निचले चंबल घाटी में निर्मित करती है। उत्तर प्रदेश उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित मुरैना चंबल घाटी का प्रमुख जिला है। 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इस जिले में चंबल, कुंवारी, आसन और साक नदियां आपकी बहती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा है। चार ऑप्शन है, पंचमढ़ी, चौड़ागढ़, मारगी या बड़ा तालाब। तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है चौड़ागढ़, जो कि आपका पंचमढ़ी में ही स्थित है। मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी दुबगढ़, जो कि आपकी पंचमढ़ी में है, और दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी चौड़ागढ़ भी जो है आपकी पंचमढ़ी में स्थित है। लगभग 1326 मीटर ऊंची चौड़ागढ़ पहाड़ी पर प्रसिद्ध शिव मंदिर भी स्थित है, और जहां पर आपका महाशिवरात्रि का मेला भी लगता है। देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यह है आपके मध्य धूपगढ़। धूपगढ़ जो है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपकी महादेव श्रेणी में जो है स्थित है, और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। देख लीजिए इससे जुड़ी जानकारी। इसकी कुल ऊंचाई 1350 मीटर है। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, होशंगाबाद जिले में आपके स्थित है, और प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। साथ ही महादेव पहाड़ी पर ही प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपकी धूपगढ़ स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बुरहानपुर जिला किस साल स्थापित किया गया था। यह बुरहानपुर जिले का जो निर्माण है किस वर्ष हुआ है। तो वर्ष 2003 में आपका बुरहानपुर जो जिला है यह बनाया गया था। देख लीजिए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। बुरहानपुर जिला 15 अगस्त 2003 को पूर्वी निमाड़ खंडवा से अलग करके बनाया गया था। इसका जिला मुख्यालय बुरहानपुर नगर में ही स्थित है। बुरहानपुर नगर मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह ईस्वी सन 1400 के आसपास राजकुमार नासिर खान द्वारा स्थापित किया गया था। वर्ष 2003 में 3 जिला बुरहानपुर जो कि खंडवा से अलग हुआ था, अनूपपुर जो कि आपका शहडोल से अलग हुआ था, और अशोकनगर जो कि आपका गुना से अलग हुआ था। इन तीनों मध्य प्रदेश के जिलों का जो गठन है आपका वर्ष 2003 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रीवा पन्ना के पठार को और किस नाम से जाना जाता है। तो विंध्य का पठार के नाम से भी जो है आपका रीवा पन्ना के पठार को यहाँ पर जाना जाता है। रीवा पन्ना का पठार मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। इस प्रदेश का विस्तार रीवा, पन्ना, सतना, दमोह तथा सागर जिलों में है। इस क्षेत्र में टोंस, केन, सोनार, ब्यारमा और बीहड़। रीवा जिले में चचा जलप्रपात का निर्माण जिस नदी के द्वारा किया जाता है, वह भी नदी जो है आपके इसी पठार में प्रवाहित होती है। इस पठार की ऊंचाई की बात करें तो 300 से 400 मीटर तक जो है यह ऊंचाई है। यहाँ पर बुलई, लाल एवं पीली मिट्टी जो है आपकी पाई जाती है। इस क्षेत्र में पूर्व में चावल की खेती होती है। पन्ना से हीरा उत्खनन, रीवा में कत्था बनाने का उद्योग तथा सतना में सीमेंट उद्योग भी आपके स्थित है। वहीं मेहर, सतना में प्राचीन मां शारदा का मंदिर तथा अलाउद्दीन संगीत जो पीठ है वह भी आपकी यहीं पर स्थित है। इसलिए रीवा पन्ना पठार को विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाला महत्वपूर्ण अक्षांश है। तो जो कर्क रेखा है यह आपके मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। और मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। वहीं भारत के 8 राज्यों से होकर जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। उनके नाम इस प्रकार है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये भारत के 8 राज्य हैं, इनसे जो है आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और उसी तरह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से यह होकर गुजरती है। यह उज्जैन शहर से भी निकलती है। इसी कारण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने यहाँ वेधशाला भी बनवाई थी, जिसे जंतर मंतर कहते हैं। यह खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए आपकी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है। 4 ऑप्शन है, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या उत्तर। तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन डी, यानी कि इसकी जो दिशा होती है आपकी जो इसकी दिशा होती है, ढलान की दिशा उत्तर की तरह होती है। राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की जो ढाल या ढलान मुख्यतः उत्तर दिशा की ओर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य के अक्षांश का विस्तार क्या है। तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर जो है आपका इसका अक्षांशीय विस्तार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देशांतरीय विस्तार भी आपको याद हो गया होगा। 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट जो है आपका इसका पूर्वी देशांतर है।
अगला यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की औसत ऊंचाई क्या है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 300 मीटर ऊपर है। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की जो औसत ऊंचाई आपके समुद्र तल से कितनी है, तो जो आपकी 300 मीटर ऊपर है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा इसका राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि ग्रीष्मकाल के दौरान, यानी कि 1948 से 1956 तक ग्रीष्मकाल के दौरान मध्य भारत की राजधानी का नाम क्या है, या मध्य भारत की राजधानी आपकी क्या हुआ करती थी। तो इंदौर जो है 1948 से 1956 तक मध्य भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी हुआ करती थी। 1948 में मध्य भारत के गठन के साथ इंदौर मध्य भारत प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गया, जबकि ग्वालियर को इस प्रांत की शीतकालीन राजधानी बनाया गया था। इंदौर ग्रीष्मकालीन और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी होगी। यह सिलसिला 1 नवंबर 1956 तक मध्य प्रदेश के अस्तित्व में आने तक चला और उसके बाद जो है भोपाल को आपका राजधानी बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बघेलखंड मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है। तो यह मध्य प्रदेश के जो आपका यहाँ पर दक्षिणी भाग है उसमें स्थित है, सॉरी दक्षिणी नहीं, उत्तर पूर्वी भाग में जो है बघेलखंड आपका स्थित है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनता है। बघेलखंड जो है मध्य भारत का एक क्षेत्र है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उत्तर पूर्वी स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। और बघेलखंड में कुछ जिले उत्तर प्रदेश के तथा कुछ मध्य प्रदेश के भी आपके शामिल है। अगला यहाँ पर है कि एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है। तो जो गोंडवाना भूमि है, यह जो है भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का आपका सबसे पुराना भाग है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड भू संहिता का भाग है। गोंडवाना मध्य भारत का ऐतिहासिक क्षेत्र है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के हिस्से भी आपके शामिल है। प्रथम जीव की उत्पत्ति धरती के पेजिया भूखंड के काल में गोंडवाना भूमि पर हुई थी। गोंडवाना महाद्वीप पर एक ऐतिहासिक महाद्वीप था। भूवैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 50 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर 2 महाद्वीप ही थे। एक का नाम था गोंडवाना और दूसरे का नाम था आपका लॉरेशिया लैंड। गोंडवाना लैंड दक्षिणी गोलार्ध में था। उसके टूटने से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप का निर्माण हुआ और गोंडवाना लैंड के कुछ हिस्से लॉरेशिया के हिस्सों से जुड़ गए, जिनमें अरब प्रायद्वीप और भारतीय उपमहाद्वीप है। गोंडवाना लैंड का नाम भारत के गोंडवाना प्रदेश के नाम पर रखा गया है, क्योंकि यहाँ शुरुआती जीवन के प्रमाण भी आपके मिले हैं। और यह जो पूरा का पूरा सिद्धांत दिया गया इस प्रकार का कि एक का नाम गोंडवाना था और दूसरे का नाम लॉरेशिया, तो यह जो है वेगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत जो कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा उससे संबंधित है। जो वेगनगर जो कि आपके एक भूगोलवेता हुए हैं, उनके द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था, जिसके अनुसार इसको जो है पूरे पृथ्वी को पहले एक ही भाग में माना गया था और कुछ अलग अलग कालखंडों में इसके विभाजन के अनुसार जो है इन्होंने बताया गया था कि इस प्रकार जो है अलग अलग जो महाद्वीप है हमारे बने हैं। तो इसी सिद्धांत को जो है महाद्वीप वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत के नाम से भी आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। 4 ऑप्शन है, सोन घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी या चंबल घाटी। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही जवाब बनता है वह चंबल घाटी जो है आपकी भ्रंश घाटी नहीं है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही आंसर बनता है। रिफ्ट घाटी एक स्थल रूप है जिसका निर्माण विवर्तनिक हलचल के परिणाम स्वरूप होने वाला भ्रंशन के कारण होता है। यह सामान्यतः पर्वत श्रेणियों अथवा उच्च भूमि के बीच स्थित लंबी आकृति वाली घाटियां होती है, जिनमें अक्सर झीलें भी आपकी निर्मित हो जाती है। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब 2 भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। तब तनावजनित बल के कारण 2 भूखंड विपरीत दिशा में खिसका होता है, तब इसका निर्माण होता है। भ्रंश घाटियां लंबी, सक्रिय व घेरी होती है। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राब्रेन कहा जाता है। मध्य प्रदेश की नर्मदा, सोन तथा ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी का उदाहरण है, जबकि चंबल नदी पर्वतीय प्रदेश में नदी युवा अवस्था में होती है और अपनी लंबवत अपर्दन किया द्वारा बहुत गहरी तथा सक्रिय घाटी का निर्माण करती है, जिसे महाखड्ड कहते हैं। इसके कारण बहुत ही तीव्र ढाल वाले होते हैं। तो देखिए आपकी जो रिफ्ट घाटी या जो भ्रंश घाटी होती है, इनका विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह अगर एक पर्वत है तो देखिए यहाँ पर इसका जो बीच वाला जो हिस्सा है अगर धंस जाता है और अगल बगल के जो दोनों हिस्से आपके खड़े रह जाते हैं, तो यहाँ पर एक घाटी का निर्माण होता है और इसी को जो है आपका भ्रंश घाटी यहाँ पर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है या सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो जो पंचमढ़ी है, आपको इस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी और एकमात्र हिल स्टेशन धूपगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आने वाला पर्यटन स्थल पंचमढ़ी में स्थित है। धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर है और जो सतपुड़ा श्रेणी की महादेव पहाड़ियों में स्थित है। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी आपका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिला है इसको आपका दक्षिण का द्वार कहा जाता है। देख लीजिए इससे जुड़ी जानकारी। तो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ
खानदेश की राजधानी भी रहा है। इसका 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा जो है बसाया गया था। दुर्गम पहाड़ी स्थित असीरगढ़ का किला भी जो है आपका बुरहानपुर में ही स्थित है। आधार से इस किले की ऊंचाई लगभग 260 मीटर तथा औसत समुद्र तल से 701 मीटर है। इसे गेटवे टू सर्दर्न इंडिया या दक्षिण का द्वार या दक्खन का जो द्वार है उसके नाम से भी आपका जाना जाता है। तो यह है बुरहानपुर से जुड़ी जानकारी। यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शिखरों को आरोही क्रम यानी कि सबसे छोटी सर्वप्रथम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि हमें इसकी जो ऊंचाई है उसके आधार पर इनको व्यवस्थित करना है कि सबसे कम ऊंचाई जो है किस पहाड़ी की है। तो यहाँ पर जो सद्भावना शिखर है यह जो है आपकी सबसे छोटी जो है आपकी क्या है तो पहाड़ी है इन चारों की तुलना में। तो पहले स्थान पर यह आ जाएगी, दूसरे स्थान पर आपकी अमरकंटक आ जाएगी और तीसरे पे चौड़ागढ़ और चौथे पे जो है आपके यहाँ पर आ जाएगी धूपगढ़। यानी कि पहले आपका चौथा आएगा, उसके बाद तीसरा आएगा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही जवाब बनता है। देख लीजिए इससे जुड़ी कुछ और जानकारी और इनकी ऊंचाइयाँ यहाँ पर आपको बता देते हैं। तो सद्भावना शिखर की कुल ऊंचाई की बात करें तो 772 मीटर है। अमरकंटक की जो बात करें तो 1067 मीटर यह आपकी ऊंची है। चौड़ागढ़ 1326 मीटर ऊंची है, वहीं धूपगढ़ जो है आपकी 1350 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है। तो यह जो आपकी सतपुड़ा श्रेणी है दो नदियों या दो प्रमुख नदियों के बीच जो है आपकी स्थित है। देख लीजिए इससे जुड़ी जानकारी प्रश्न में दी गई मध्य प्रदेश की पर्वत श्रेणियों में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश की दो विशाल नदियां नर्मदा तथा ताप्ती के मध्य स्थित है। नर्मदा का उद्गम सतपुड़ा पर्वत की मैकाल श्रेणी से होता है तथा ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा श्रेणी से आपका होता है। ये दोनों ही नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर समानांतर बहती हुई जो है आपके अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल, भांडेर तथा कैमूर श्रेणी आपकी स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य आपकी स्थित है। तो यह चार ऑप्शन है, विंध्याचल एवं अरावली, विंध्याचल सतपुड़ा, विंध्याचल पूर्वी घाट, विंध्याचल एवं पश्चिमी घाट। तो इसका आपका जो सही जवाब बनता है वो बनता है विंध्याचल एवं सतपुड़ा के बीच जो है आपकी नर्मदा घाटी स्थित है, यानी कि ऑप्शन भी आपका सही जवाब बनता है। सामान्य रूप से नर्मदा बेसिन या नर्मदा कछार तकनीकी रूप से उस जल ग्रहण क्षेत्रों को कहा जाता है जिसमें गिरने वाला वर्षा का जल नदी नालों के तंत्र से होकर अंततः नर्मदा में जा मिलता है। जल ग्रहण क्षेत्र एक कटोरे की तरह है। सामान्य भाषा में नर्मदा घाटी से आशय बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र से शेष रहे मैदानी और निचले क्षेत्रों से लगाया जाता है। नर्मदा के संदर्भ में कछार का स्वरूप एक लंबी नौका जैसा होता है जिसके सतही भूगोल को देखे थे तो उत्तरी कगार विंध्याचल पर्वत श्रेणी नर्मदा के उत्तरी और सतपुड़ा श्रेणी दक्षिण किनारे पर प्राय जो है आपका समानांतर यहाँ पर चलती रहती है। विंध्याचल पर्वत अनेक पठारों से मिलकर बना हुआ है जो पूर्व में बिहार के सासाराम से लेकर पश्चिम में गुजरात के निकट है जोबर तक आपका फैला हुआ है। अगला और इस टॉपिक का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का कौन से नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। तो यह जो है आपका दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है जबकि पहले स्थान पर आपका राजस्थान आता है। हालांकि अविभाजित मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य था। विभाजन के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर रह गया है जिससे यह पहले स्थान से खिसक कर आपका दूसरे स्थान पर आ गया है। तो वर्तमान में अगर आपसे बात की जाए कि पूछा जाए कि देश में सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर जो राज्य है वो कौन सा है तो वह है आपका राजस्थान। तो इसी के साथ हमारा यह जो टॉपिक है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है वह जो प्राकृतिक प्रभाव है यह टॉपिक हमारा यहीं पर जो है आपका एंड होता है या समाप्त होता है। देखिए इसके बाद जो है हम मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन वाला जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।